नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई की मौत। ईरानी मीडिया ने की पुष्टि। ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान। ईरान के रक्षा मंत्री सहित 7 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की मौत। ईरान ने तेल अवीव सहित कई शहरों में किए जवाबी हमले। खाड़ी देशों में तनाव पर भारत ने जताई चिंता। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर की संभावित प्रभाव की समीक्षा। उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र से बचने के निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। और खेल की खबरों में टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से। एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनई की मौत हो चुकी है। ईरान के सरकारी टीवी ने इस बात की पुष्टि की कि अयातुल्ला अली खमनई की मौत हुई है। खमनई की मौत की घोषणा पर ईरान में 40 दिनों का शोक रहेगा। इसके अलावा 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर हमले किए थे और रविवार तड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर खमनई की मौत को लेकर दावा किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से खमनई अब मर चुके हैं। आज सुबह ईरान के सरकारी टीवी ने खमनई की मौत की पुष्टि की है। इजरायल रक्षा बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर दावा किया कि इजरायली वायुसेना के जेट विमानों ने ईरान में सटीक हवाई हमले कर ईरान के रक्षा मंत्री सहित 7 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को मार गिराया। इनमें अली शमखानी, मोहम्मद पाकपौर, साले असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर जादेह, हुसैन जबल अमेलियन और रेजा मुजाफरी नियाज शामिल हैं। यह हमला ईरान की रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और लगातार जिस तरह से अपडेट्स मिडल ईस्ट की टेंशन को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं, इसी पर और ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर, तो जिस तरह से अब हमने ये लगातार हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि खमनई अब नहीं रहे, और ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है ईरान का वो किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आता है? खास तौर पर उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए किस तरह की प्रणाली का इस्तेमाल करेगी ईरानी व्यवस्था? के संविधान की बात करें तो ईरान के संविधान में ये साफ है कि जब सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है या उनकी हत्या हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए। और इस वक्त ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और इस वक्त जो ताजा खबर इरना इरना जो IRNA ईरान की न्यूज एजेंसी है उसके थ्रू ये खबर आ रही है। खबर ये है कि अब खामनेई की हत्या हो गई है तो खामनेई की जगह सुप्रीम लीडर की जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाएगा। तो इसके लिए जो ईरान का संविधान है उसमें बहुत साफ व्यवस्था है कि ईरान के राष्ट्रपति, साथ ही साथ ईरान के जुडिशियरी के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल जो होती है, गार्डियन काउंसिल में से एक जुरिस्ट, ये 3 लोग मिलकर ईरान का अब शासन संभालेंगे। और इस वक्त ये साफ कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि अब खामनेई की जगह पर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, और साथ ही साथ जो ईरान की जुडिशियरी के हेड है और गार्डियन काउंसिल से एक जूरिस्ट को नामित किया गया है, ये तीनों वहां पर खामनेई की जगह अब सत्ता की जो सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां हैं वो संभालेंगे। पहली खबर तो ये आ रही है। दूसरी खबर ये आ रही है कि अब जैसे जैसे अभी वहां पर अब ये खबर फैलनी शुरू हो गई है पूरे ईरान के अंदर कि सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है, तो मशहद शहर से कुछ दृश्य आ रहे हैं। वहां पर काफी लोग शोक मना रहे हैं सुप्रीम लीडर की मौत का।
लेकिन इस सब के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि तेहरान में काफी लोग इसका जश्न मना रहे हैं। तो ये इस तरह के जो खबरें हैं वो आनी ईरान से शुरू हो गई हैं। जी। और तीसरा प्रमुख यह है कि अभी तक ये साफ हो गया है कि खामनेई की मौत हो गई है। साथ ही साथ जो ईरान के रक्षा मंत्री हैं उनकी मौत हो गई है। अली शमखानी की मौत हो गई है। आईआरजीसी के जो कमांडर इन कमांडर। चीफ उनकी मौत हो गई है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, वो है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं अली लारिजानी। उनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। जी। अगर अली लारिजानी अभी जिंदा रहेंगे तो वो खामनेई की तरह ही एक काफी जो शिया क्लैरिकल रिजीम है वहां पर उसके एक प्रमुख नेता हैं और काफी उनकी प्रसिद्धि भी है। और इस सबके बीच अभी इजराइल की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर अभी जॉइंटली अटैक किए हैं तेहरान में और ईरान के कई शहरों पे। तो इजराइल और अमेरिका की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं जो आईआरजीसी के कंपाउंड हैं और साथ ही साथ जो सरकारी संस्थाएं हैं उन पर हमले जी। किए जा रहे हैं। जहां ईरान का मिसाइल सिस्टम है वहां पर हमला किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चिंग बिल्कुल सिस्टम है वहां चंद्रशेखर, पर हमला और किया जा रहा है। क्योंकि लगातार पल पल के अपडेट्स जब हम इस मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात कर रहे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ डॉक्टर राजन आपसे, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि जहां आईआरजीसी खमनई के मारे जाने को शहादत करार दे रही है, वहीं एक कुछ गुट ऐसे भी हैं ईरान में जो इस बात का जश्न मना रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया, क्या किसी अपने नहीं धोखा दिया खमनई को? देखिए, आंचल, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि चंद्रशेखर जोशी जी ने बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि क्या प्रक्रिया, उनकी संवैधानिक प्रक्रिया है और किसके आने की संभावना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, वहाँ पे खamenei के विरोध में जो सेंटिमेंट थे वह भी काफ़ी स्ट्रांग थे। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई विदेशी शक्ति आके वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश करे, जो कि बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अभी जो वहाँ पे जो हमले हुए हैं या जिस ढंग से वहाँ पे अभी कोशिश हो रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, ये सरासर गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसका बिल्कुल भी परमिशन इस ढंग का नहीं देता। ये एक इंटरफेरेंस है, डोमेस्टिक लॉज जो है उसमें इंटरफेरेंस है, और प्लस इंटरनेशनल जो कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसका सीधा सीधा उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब ईरान की बात करूं तो ईरान में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रहे थे। और चूंकि खामनेई की सत्ता में क्या हुआ था कि एक तो कि जो फंडामेंटल एलिमेंट्स थे और जो कंजर्वेटिव जो लॉज हैं वो काफ़ी बहुत वहाँ पे पास किए गए थे, महिलाओं को लेके, फिर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इत्यादि होता है उसको लेके। तो वैसे में वहाँ पे खामनेई के विरोध में जो एक भावना है वह भी वहाँ पे भड़क रही थी, और इसको भड़काने की कोशिश अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कर भी रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और तो उस कारण से वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और मैं बता दूं कि वहाँ बहुत सारे माइनॉरिटीज भी हैं जो कि चाहते थे कि खामनेई की सत्ता वहाँ नहीं रहे। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, जो शिया में भी कुछ लोग हैं, प्लस वहाँ पे जो दूसरा अजेरी या हजारा या दूसरे तरह के जो लोग हैं वो सारे इसका विरोध भी करते हैं, खामनेई की सत्ता का। और जो एक आप जानते हैं कि एक जो पुराने पहलवी डायनेस्टी हैं उनके भी एक उत्तराधिकारी हैं, वह भी क्लेम करते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि उनका सपोर्ट नहीं है ईरान में, लेकिन वह भी क्लेम करते हैं कि अगर वहाँ पे ये रेजिम चेंज हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ पे क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अभी मुझे लगता है कि युद्ध के बढ़ने की काफी संभावना है, कि ईरान ने भी जिस ढंग से अभी टारगेट करना शुरू कर दिया है, उन्होंने वेस्ट एशिया के कई देशों में, कतर में या दूसरे देशों में जो हमले, यूएई में भी एक्सप्लोजन इत्यादि हुए हैं बहुत सारे जगहों पर। तो वैसे में यह इन हमलों के बढ़ने की संभावना है। और मुझे लगता है कि जो वहाँ का आईआरजीसी और जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है अभी मुझे लगता है कि बरकरार है। वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह भी जो नए जो लारिजानी रहेंगे, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर्मेशन की बात जो हमने की थी, तो वह वहाँ पे अभी फाइट करते रहेंगे। अब इसका क्या परिणाम होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी यह मान के चलें कि इस जंग की काफी फैलने की संभावना है। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा क्योंकि लगातार इस पूरी खबर को लेकर अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है वहां पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर अमेरिकी जो हवाई हमले हैं उसके खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लहराई, युद्ध विरोधी नारे लगाए, आरोप लगाया कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष की शुरुआत कर रहा है।
प्रदर्शन के दौरान कई प्रतिभागियों ने पिछली विदेश नीति की विफलताओं का हवाला देते हुए इराक युद्ध की स्थिति को दोहराने की आशंका जताई। न्यूयॉर्क निवासियों ने कहा कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका से होने पर शर्म महसूस हो रही है। अमेरिका ने इराक युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा और संघर्ष को घोर अन्याय बताया। हालांकि भीड़ में कुछ लोगों ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया, वहीं अन्य प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन के तेहरान के प्रति सख्त रुख का समर्थन भी किया। 30 वर्षीय रियल एस्टेट पेशेवर अकीवा ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान की आशंका गंभीर है। लोगों ने कहा कि अमेरिका को स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा की जरूरत है। इस देश में कोई भी व्यक्ति ईरान से सीधे तौर पर खतरे में नहीं। प्रदर्शन अधिकांश शांतिपूर्ण रहा। झंडों और ढोल के बीच नारेबाजी होती रही, जबकि पुलिस के पूरे मार्च को अगर देखें, जिस तरह से मार्च निकाला गया, तो उन्होंने इसकी निगरानी की है। और डॉक्टर राजन, अगर हम इसे ऐसे समझें, क्योंकि खमनई की जो शख्सियत है, अगर उसको राजनीति के लिहाज से समझा जाए, यानी कि ईरान में जिस तरह का राजनीतिक व्यक्तित्व उनका रहा है, और अब जो एक हम कहते हैं वैक्यूम हो जाएगा ईरानी राजनीति में, उसे भरने के लिए किस तरह के सशक्त फैसले लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्प्टेड मान रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो विश्व की व्यवस्था है वो एनार्की जिसको बोला जाता है, उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि गजा में कैसे हुआ, वेनेजुएला में क्या हमने देखा, फिर आप ईरान में देख रहे हैं। उससे पहले हमने इसका अगर देखना चाहें कि कैसे सत्ता परिवर्तन का क्या नतीजा होता है, तो हमें थोड़े से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आपको आप इराक को देख लें, या कुछ दिन पहले जो अफगानिस्तान में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ। आप मुझे आंचल यह बता दें कि इन सारे देशों में जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश हुई थी, तो उसका क्या नतीजा हुआ। आप इराक देख लीजिए, उसके बाद वहां पे आईएस का क्रिएशन होता है, एक नया एक जो रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पे पैदा होता है। सीरिया में जो आईएस के टेररिस्ट थे वो अभी वहां पे रूलर हो गए। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान जिसको कि जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा था, वह अभी सत्ता में है। तो यह मान के चलें कि अभी हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि ईरान में ऐसा सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है और अगर मान लीजिए कि सक्सेसफुल हो भी जाता है, हालांकि उसकी संभावना अभी कहना मुश्किल है, होता भी है, तो वैसे में रेडिकलिज्म और टेररिस्ट एलिमेंट और ये जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है उसके वहां पे आने की काफी संभावना बनती है। और यह जो है पूरे विश्व की शांति के लिए, और खासकर जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, भारत तो उससे सीधा प्रभावित होगा। तो वैसे में मुझे लगता है कि अमेरिका तो कंट्रोल, यह अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो और वहां का जो तेल है उसको कंट्रोल करे, और इजराइल का पूरी तरह से एक तरह से डोमिनेंस हो जाए जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, ये उनकी नीति है। लेकिन उससे जो उसका जो क्षेत्रीय असर होगा वो काफी भयानक होगा, क्योंकि वहां पे जो दूसरे जो इजराइल के विरोधी वहां पे जो शक्तियां हैं, और एक तरह से जो बैलेंस चल रहा था, उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश हो रही है। टर्की भी इससे नाराज है, सऊदी अरब भी, हालांकि वो चाहता था कि खामनेई जाए, लेकिन सऊदी अरब यह नहीं चाहता था कि वहां पे एक क्षेत्रीय अशांति का माहौल पैदा हो। जी, तो उसके रीजनल जो इनस्टेबिलिटी है उसके बढ़ने की काफी संभावना है। और ईरान एक स्टेबल कंट्री होता था, ठीक है, वहां पे हम सत्ता को नहीं पसंद करें ये अलग बात है, लेकिन एक स्टेबल कंट्री था, उसको वहां पे तोड़ने की कोशिश हो रही है। और एक काफी हाई पॉपुलेशन वाला कंट्री है, काफी इकोनॉमिकली एक समय पे काफी पावरफुल कंट्री होता था, मिलिट्रीली पावरफुल है। तो वैसे में अगर डिफरेंट ग्रुप्स वहां पे इमर्ज करते हैं, तो आप यह मान के चलें कि जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनका वहां पे दबदबा होगा। और रजा पहलवी जो क्लेम कर रहे हैं, अगर उनको लाया भी जाता है तो उनका वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, वो वहां पे पॉलिसी। आपने बहुत अहम बात डॉक्टर राजन उठाई है, और इसी पर हम चंद्रशेखर से भी एक टिक लेते हैं। चंद्रशेखर, फैनेटिज्म किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे में अगर हम ईरान और इजराइल के प्रमुख टकराव के कारणों की बात करें तो वो बहुत है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण प्रॉक्सी वॉर भी है। इस प्रॉक्सी वॉर से फैनेटिज्म कितना ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा जब हम बात करते हैं ईरान की? देखिए, अभी इस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में उन्होंने दो ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही हैं कि आगे क्या होगा। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कहा गया है कि अब हम पहले से बेटर पोजीशन में हैं नेगोशिएट करने के या ईरान के साथ कोई समझौता करने के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। और शायद चंद्रशेखर, उन्होंने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि खमनई अब है नहीं, तो नेगोशिएशन की पावर उनके पास, जब उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन चलाया तो उनके पलड़े में अब गेंद है। बिल्कुल हो सकता है खमनई के बाद जो लोग वहां पर सत्ता में बैठेंगे वो लोग कहीं ना कहीं
ईरान में किस तरह से आगे की स्थिति नॉर्मल की जाए, इसको लेकर के अमेरिका के साथ कोई निगोशिएट करें या बातचीत करें, ऐसा कुछ हो सकता है। ये एक तरह का संकेत यहाँ पर देखा जा सकता है। और दूसरा उनका कहना है कि हमने जो आशा की थी कि ईरान बड़े पैमाने पर रिटेलिएट करेगा, ईरान ने उस पैमाने पर रिटेलिएट नहीं किया। तो ये दोनों अपने आप में दिखाते हैं। अब जहां तक बात रही प्रॉक्सीज की, तो ईरान ने वाकई जो पश्चिम एशिया का इलाका है वहां पर हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुथी की बात करें, इन सबको समर्थन दिया। लेकिन हम्म। हाल के वर्षों में हमने देखा कि चाहे हम हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, इनकी सारी टॉप लीडरशिप मारी गई है, इनकी पूरी ताकत खत्म कर दी है अमेरिका और इसराइल ने। और खासकर इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। उधर सीरिया में बशर अल असद का शासन था, जो ईरान के नजदीकी माने जाते थे। बशर अल असद का शासन वहां पर खत्म हो गया। तो ईरान की कोई दोस्ती इस इलाके में अब ऐसी बची नहीं है। जो प्रॉक्सी है वो भी बिल्कुल ताकतवर नहीं है। और ये वक्त था जब खामनेई का जो सत्ता थी, जिन्होंने प्रॉक्सी बनाए थे, वो सबसे कमजोर हालत में ये सत्ता थी। हम्म। और इसीलिए इस वक्त पर ये हमले किए गए हैं अमेरिका की ओर से और इसराइल की ओर से। अब जो डॉक्टर राजन बोल रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का हम इतिहास देखें और पिछले कुछ समय को उठा के, पिछले कुछ दशकों को उठा के हम्म। देखें, तो लीबिया की बात करें, इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, अमेरिका ने यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की। अमेरिका काफी कुछ कोशिश इन जगहों पर की, लेकिन लीबिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, इनमें काफी अस्थिरता है। तो ऐसे में ईरान में क्या कुछ होता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ईरान की जनता सड़कों पर नहीं आती है तो किस तरह से ट्रंप वहां पर सत्ता परिवर्तित करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि खामनेई के बाद वहां पर कोई और शख्स वहां पर बैठे सुप्रीम लीडर के पद पर, और जो नई सत्ता वहां पर हम्म। बने वो अमेरिका के साथ निगोशिएट करे। क्योंकि एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोला कि अगर खामनेई पर हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं खामनेई की सत्ता में और ईरान के अंदर भी इस वर्तमान जो क्लेरिकल रिजीम है, ऐसे हम्म। लोग बैठे हुए हैं जो खामनेई हम्म। के खिलाफ थे। तो हम्म। हो सकता है आगे कोई निगोशिएट इस पर हो जाए। और जिस तरह से हमने देखा डॉक्टर राजन की ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर आह्वान किया कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरें, और जिस तरह से अब कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां कई लोग मातम बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार ये कहा जा रहा था कि वो कई देशों के लिए और ख़ास तौर पर इजराइल के लिए कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा है, क्या वाकई में न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से हुआ? जबकि इसको लेकर तो पहले ही फतवा जारी कर चुके थे खामनेई कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, न्यूक्लियर जो इशू है वह एक बहाना था। उससे मुझे लगता है कि वह इशू नहीं था। न्यूक्लियर अगर इशू था भी तो आपने अगर पिछले साल जो बॉम्बिंग हुई थी जून में, तो उसमें तो आपने न्यूक्लियर अटैक किए थे 12 दिन तक। उनकी जो कैपेसिटी है उसको आपने वहां पे काफी कमजोर कर दिया था। उसके अलावा जो नेगोशिएशन जेनेवा में चल रहे थे और जो ओमान और कतर इत्यादि में जो बातें हो रही थी, तो उसमें भी आपने इस बात पे जोर रखी थी और ईरान उसके लिए तैयार था। ईरान तैयार था कि हम जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फैसिलिटी है उसको बंद कर देंगे। और बात चल रही थी कि फिसाइल मटेरियल को किसी दूसरे देश में भेजा जाएगा। जी। लेकिन लेकिन वह एक सरासर बहाना था। और इस चीज को हम जो जो ईरान की पॉलिटिक्स को और अमेरिका को समझते हैं वो इसको पहले से बोल रहे थे कि यह बहाना है। और यह मान के चलिए कि वहां पे ये नेतन्याहू और ट्रंप दोनों अटैक करेंगे। उसका जो कारण है एक तो डोमेस्टिक है। देखिए, ट्रंप भी अनपॉपुलर हो गए हैं, एपस्टीन फाइल इत्यादि के बाद उनको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और नेतन्याहू भी काफी वहां पे उन पे बहुत सारे केसेस चार्जेस हैं, उनका समय भी समाप्त होने वाला है। तो वैसे में उनको एक नया एक्सक्यूज भी चाहिए था, नया बहाना भी चाहिए था। जी। तो वो जो बातचीत चल रही थी वो सरासर बहाना था, न्यूक्लियर इशू नहीं था। जो इशू मेन इशू है कि इजराइल चाहता है कि इस अभी जितना ईरान कमजोर है इतना कमजोर ना तो पास्ट में था और ना ही फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो इस मौके को नहीं गंवाया जाए और वहां पे सत्ता परिवर्तन की पूरी कोशिश की जाए और एक तरह से उनका जो प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली रेजिम है वहां पे लाया जाए। और इसके माध्यम से इजराइल पूरा जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है उसको कंट्रोल कर पाएगा। और अमेरिका जो ईरान का तेल है, ईरान जानते हैं तेल और गैस का भंडार है, तो वैसे में वो कंट्रोल कर पाएगा। और उसके माध्यम से अभी पाकिस्तान को साथ में लाके अफगानिस्तान पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और जो दूसरे क्षेत्रीय शक्तियां हैं उस पे भी अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि अमेरिका की जो कोशिश है यही है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन करके और जो प्रोटेस्टर है
उसको वहां पे भड़का के वहां पे उनको प्रमोट करके उनके बहाने से एक ऐसा रजीम की लेकिन स्थापना की प्रोफेसर जाए राजन, इसको अगर हम बहुत आम भाषा में समझें कि किसी देश की जो ऑटोनॉमी है, यानी कि संप्रभुता है, उसमें इस तरह से हस्तक्षेप करना, और फिर अगर जब सरकार बनती है तो उसमें नेगोशिएशन में भी आप अपने हाथ को बहुत स्ट्रांग मान रहे हैं, ऐसा जॉइंट ऑपरेशन तो अमेरिका किसी के भी खिलाफ चला सकता है। तो ऐसे में तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो चुप क्यों हैं? देखिए, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं आंचल, वो कम्प्लीटली डिफंक्ट हो चुकी हैं। हमने पिछले 5 साल में देखें, 10 साल की बात करूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो कि कोई रोल प्ले कर सकती है, लेकिन वो बिल्कुल अभी के टाइम पे इनफेक्टिव है। तो हमने देखा कहीं भी उस ढंग का इंटरफेरेंस वो नहीं कर पाई। कोई भी इशू, चाहे यूक्रेन का हो या गजा का हो या सीरिया, लीबिया, कहीं भी बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाया। उसका एक प्रमुख कारण है कि आपसी डिवीजन भी है। जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो रूस और चीन एक तरफ होता है और बाकी सब दूसरी तरफ होते हैं। उसके बाद ट्रंप के आने के बाद ये संस्थाएं और भी कमजोर हो गई हैं। वो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, उससे जिस ढंग से उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया, वो जिस ढंग से उनकी आलोचना करनी शुरू की और सारे लॉज को बाईपास करते हुए वो जो अभी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वेनेजुएला में किया, उसके बाद अभी जो ईरान में कर रहे हैं, और गजा में भी एक जो बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गैर कानूनी है। लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात भी करना मुझे लगता है कि एक तरह से बचपना लगता है, क्योंकि वो अभी का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो पूरा विश्व है, विश्व व्यवस्था है, वो एक जो अनाकी क्योस जो एक होता है उस फेज में एंटर कर रहा है। और जहां पे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास कितनी शक्ति है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो वही होगा जो यूक्रेन को हुआ या फिर गजा को यानी हम हुआ इसको या फिर मान जो के ईरान। चलते हैं प्रोफेसर राजन की माइट इज राइट। और मुझे तो मेरी 12वीं कक्षा में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल पर एक लेख लिखना था, तब उसमें कहा गया था कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो दांत हैं वो हाथी के दांत हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। आप दोनों से ही लगातार इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और लगातार हम इजराइल और ईरान में जिस तरह का टेंशन मिडल ईस्ट में इस टकराव की स्थिति पर अपडेट्स लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ऐसे में इजराइल में मौजूदा हालात के बीच ही भारत के दूतावास ने बताया कि वहां मौजूद भारतीय समुदाय, टूरिस्ट, शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिटर और मीडिया कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में है। दूतावास ने अस्थायी रूप से इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों से एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा और सहायता के लिए दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी अपील की है। और इसके साथ ही यूएई के जो विभिन्न हवाई अड्डे हैं वहां पर फंसे भारतीय यात्रियों के लिए
राहत भरी खबर है। भारतीय एम्बेसी और कॉन्सुलेट यूएई सरकार और एयरलाइंस के संपर्क में है। अधिकारियों ने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। यात्रियों की देखभाल की जा रही है, उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी गई है। तो इंडियन पैसेंजर्स जो हैं उनको धैर्य रखने की सलाह दी है। जो काउंसुलेट के अधिकारी हैं वो लगातार उनके साथ संपर्क में हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो एम्बेसी और काउंसुलेट के लोग यूएई अथॉरिटीज़ के साथ और एयरलाइंस के साथ मिलकर जो यात्री हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। और बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत ने नागरिक उड्डयन संचालन की सुरक्षा के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने भी एक तात्कालिक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय एयरलाइंस को 2 मार्च तक ईरान, इराक, इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्र से बचने के निर्देश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी संभावित प्रभाव की व्यापक समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए, एयरलाइंस और प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर्स शामिल हैं। तो लगातार हम जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त की स्थिति है, जिसमें इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन में जहां यूएस ने इजराइल के साथ ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनई, उनकी मौत की पुष्टि हुई और इसीलिए वहां पर 40 दिन का शोक जो है वो रखा गया है। तो अयातुल्ला अली खमनई की मौत हो चुकी है और इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह की ये टकराव की स्थिति है, अब आगे किस तरह से खमनई के बाद उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ डॉक्टर राजन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी भी हैं। सीधे चंद्रशेखर जोशी का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, आईआरजीसी के बारे में अगर समझने की कोशिश की जाए, आईआरजीसी लगातार कह रही है कि जिस तरह की कार्रवाई और जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है, इसलिए अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा। क्या आईआरजीसी जिस तरह के जो उनके 7 बड़े रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी थे, अब इस दुनिया में नहीं है, आईआरजीसी कितनी ज़्यादा सशक्त होगी आगे कार्रवाई करने के लिए? देखिए, इस वक्त ये एक तरह से ये पुष्ट कर दिया गया है कि आईआरजीसी के जो कमांडर इन चीफ हैं पारपोक, वो भी मारे गए हैं। तो आईआरजीसी के लिए इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ को ही वहां पर मार दिया गया है। तो ये काफी बड़ा झटका आईआरजीसी के लिए है। और आईआरजीसी की ओर से अब जो सेकंड इन कमांड है और आईआरजीसी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इसका बदला लेंगे, इजराइल पे, अमेरिका पे हम हमला करेंगे। लेकिन ये आईआरजीसी इस वक्त पे एक इस तरह के बयान दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि आईआरजीसी अब बहुत कमजोर इस वक्त पे है, क्योंकि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ को मार दिया गया है, ईरान के सुप्रीम कमांडर को मार दिया गया है, जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको मार दिया गया है, अली शमखानी को मार दिया गया है, रक्षा मंत्री को मार दिया गया है। और अभी कुछ ही देर में हमको, क्योंकि ये सब खबरें जो आ रही हैं, ये जो तेहरान में पहला हमला किया गया था वहां से ये खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो ईरान के विभिन्न शहरों पे अमेरिका और इजराइल हवाई हमले कर रहा है, वहां से अभी खबरें नहीं आई हैं। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि तमाम जो आईआरजीसी के बड़े अधिकारी हैं, ईरानी सेना के अधिकारी हैं, उन पर भी ये हमले हुए हैं, क्या कुछ उनके साथ हुआ है, ये सब खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा ये कि ईरान में कहीं ना कहीं अब, जैसा कि मैंने बताया था कि ईरान के संविधान के अनुसार जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ईरान के जो जुडिशियरी के चीफ हैं और साथ ही साथ एक मेंबर गार्डियन काउंसिल से, उनको ये पूरा जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अब ईरान के शासन को संभालेंगे। तो इनकी ओर से क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आती है, ये देखना होगा। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार अपील की गई है कि लोग सड़कों पर उतरें, तो लोग सड़कों पर उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर में आप देखिए कि जो खामनेई की सत्ता है या खामनेई है, उनका भी अच्छा खासा समर्थन है और उनका विरोध भी है। तो क्या कुछ होता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आईआरजीसी की ओर से इस तरह के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी ऐसी कोई स्थिति में है नहीं, चाहे आईआरजीसी की नेवल विंग की हम बात करें या हवाई विंग की बात करें, लगातार इजराइल और अमेरिका अभी भी उन पर हमले कर रहे हैं। तो ये केवल एक बयानबाजी है। कुल मिलाकर ये बहुत एक सीधे शब्दों में हम कहें तो अमेरिका और इजराइल का जो ऑपरेशन है ये काफी कामयाब रहा है। ईरान को बहुत अंदर तक इन्होंने झटका पहुंचा दिया है
अब ईरान के जो 3 लोगों का जिनकी जिम्मेदारी है जी। वहां पर सत्ता को संभालना, अगर ये ईरान को आगे की दिशा में ठीक ठाक ले जाना चाहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं बातचीत करनी पड़ेगी। ओमान जैसे देश हैं जो मध्यस्थता कर सकते हैं, और अगर ये बातचीत नहीं करते तो दूसरा रास्ता यह है कि सड़कों पर अगर वहां पर लोग उतरते हैं तो जो ट्रम्प की थ्योरी है कि सत्ता परिवर्तन वहां पर होगा, तो वो कितना होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सड़कों से इस तरह जी। की कोई तस्वीर आ नहीं रही। अच्छा डॉक्टर राजन, ये कितना विरोधाभासी कह सकते हैं अगर इस भाषा में कि जहां हम इजराइल और यूएस के जॉइंट ऑपरेशन की बात करें जिसे बहुत कामयाब माना जा रहा है, खamenei की मौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और ऐसे में जहां एक और ट्रम्प साहब अपील कर रहे हैं कि भाई आप सड़कों पर उतरे और अगर उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय ये कहेंगे कि भाई जो लोग सड़कों पर आए, जो लोग असंतुष्ट थे खamenei प्रशासन से, खासतौर पर वहाँ की जो औरतें थीं, उसके बाद ये हुआ है। तो किस तरह से आप इस पूरी टैक्टिक्स को समझते हैं ट्रम्प की? देखिए, ट्रम्प जो बोलते हैं और ट्रम्प की जो अल्टीरियर मोटिव यानी कि जो छुपा हुआ उनका जो मकसद होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ट्रम्प तो बातचीत की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस ढंग से यहाँ पे अटैक हुआ है। और जहाँ तक प्रोटेस्टर की बात करूँ तो प्रोटेस्टर कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक नहीं है वहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पे खamenei सरकार से नाराज चल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें पर्शियन पॉपुलेशन भी है, उसके अलावा जो अजेरी पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी माइनॉरिटी है वहाँ पे। फिर उसके अलावा कर्द पॉपुलेशन है, वह भी अजेरी लगभग 13 से 14% होंगे, जो कर्द होंगे वो भी लगभग 10% के आसपास होंगे। उसके अलावा बलोच इत्यादि बहुत सारे छोटे छोटे इस ढंग के ग्रुप्स हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे नहीं चाहते थे, खamenei को नहीं पसंद करते, ज्यादातर ग्रुप वहाँ पे नहीं पसंद करते थे। तो उनको काफी भड़काने की कोशिश हुई है। और रजा पहलवी जो लास्ट जो शाह हैं, उनके जो पुत्र हैं जो कि बाहर में रहते हैं और इजराइल के साथ ही मिले हुए हैं, तो वो भी अपना स्टेक क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर से वहां पे स्थापित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है आंचल कि ईरान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अगर मान लीजिए कि सत्ता परिवर्तन हो भी गया, यानी कि एक प्रो अमेरिकन रेजिम को अगर वहाँ पे बिठा भी दे गया, तो ईरान एक मल्टी कल्चरल स्टेट है और बहुत ही ईरान में अगर खamenei का विरोध करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहाँ के लोग अमेरिकन जो रेजिम है उसको सपोर्ट करते हैं। जी, इसको समझना चाहिए, क्योंकि यह जरूर है कि वो बहुत सारे लोग जैसे हम बताए नाराज थे, लेकिन वो प्रो अमेरिकन नहीं है। और वो ईरान का अपना एक हिस्ट्री है। ईरान एक तरह से देखें तो सिविलाइजेशन स्टेट है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पसंद करते हैं। इसी कारण से आपने देखा कि 1979 में भी किस ढंग का रिवोल्यूशन हुआ था, और उसके बाद किस ढंग से एक जो फंडामेंटलिस्ट और बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रुप है वो किस ढंग से पावर में आ गए थे, और पहले खamenei थे और उसके बाद खamenei आ गए थे 1989 में। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग फंडामेंटलिस्ट तक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फॉरेन इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका पुराना इतिहास है। पहले वो ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, फिर रूस के विरोध में काफी विरोध हुआ वहाँ पे, फिर यहाँ पे जो अमेरिका है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग हो गया। तो यह मान के चलें कि जो रेजिम अब आने वाला है या जो भी परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम पीछे अगर जाएं तो एक वक्त पर ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे प्रोफेसर राजन, और ऐसे में जब विभाजन हुआ तो देश के तौर पर अगर इजराइल की बात की जाए तो तुर्की के बाद मान्यता भी ईरान ने दी इजराइल को, लेकिन लगातार स्थितियां बिगड़ती चली गईं। अब ऐसे में अगर हम इसे इस तरह से समझें कि आने वाला जो वक्त है ईरान के लिए अपने देश को स्थायित्व देना, और साथ ही साथ इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन के बाद जिस तरह से हमले किए गए, ईरान कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अलग थलग पाया गया। जी देखिए, अब दिक्कत यह है कि तो कोई भी देश तो कहने को देश होता है, लेकिन वहाँ पे कोई एक ग्रुप नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ही होमोजेनस और डिवाइडेड पॉपुलेशन होता है। तो वहाँ पे शिया पॉपुलेशन है, शिया में भी जो अंदर में है डिवाइडेड पॉपुलेशन है। कुछ अभी जो IRGC या जो खamenei की रेजिम अभी जो एग्जिस्ट कर रही है जिस फॉर्म में, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसका पर्शियन में भी कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। उसके बाद दूसरे ग्रुप्स हैं जो कि स्प्लिंटर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वहाँ पे अब चूंकि ईरान एक शिया कंट्री है, तो जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं ISIS जो दूसरे जगहों पे काफी शक्तिशाली हैं, सीरिया के में या फिर जो इराक इत्यादि
इत्यादि में जो वो उनके एक्टिव ग्रुप हैं वो वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने रजीम को वहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। और जो अभी जो रजीम है जो वो अगर मान लीजिए डिस्प्लेस होता है तो वो फोर्सेस रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला के आप जो देखने जा रहे हैं वो एक लंबी दौर होगी, एक अस्थिरता की दौर होगी और क्षेत्रीय शांति का माहौल होगा। और यह जरूर है कि हिजबुल्लाह, हमास इत्यादि को काफी कमजोर किया इजराइल ने अटैक करके, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुए हैं। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अभी भी गजा में जो इजराइल जिस ढंग से चाहता है, फलस्तीन में जिस ढंग से चाहता है, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे गुरिल्ला ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट, उनका जो टेक्टिक्स होता है ये काफी डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय अशांति की संभावना काफी ज्यादा है और ईरान की स्टेबिलिटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। भारत के साथ वैसे भी काफी अच्छे संबंध है। और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए मैं बता दूं, ईरान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वहां पे पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के रजीम का एक साथ होना हमारे लिए डिप्लोमेटिकली एक, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा संदेश, एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव नहीं होगा। सीएस जोशी, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अगर हम खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या की बात करें तो वो अच्छी खासी है, ऐसे में जो इस वक्त चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसका भारत पर किस तरह का असर आप पड़ते हुए देखते हैं? क्योंकि भारत के रिश्ते इजराइल और अगर बात करें ईरान, दोनों से ही अच्छे हैं, जिस तरह से डॉक्टर राजन भी बता रहे हैं। देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो भारत को चिंता है अपने लोगों की, क्योंकि पश्चिम एशिया में हम बात करें तो लगभग हर देश में भारत के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ईरान में भी अच्छी खासी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। तो इसके लिए जो भारतीय विदेश मंत्रालय है या विभिन्न जो खाड़ी के और पश्चिम एशिया के देश हैं, वहां पर जो हमारी एम्बेसी है, वहां पर उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। और जो हर देश की जो संबंधित एम्बेसी है भारत की, उसने लगातार जो भारतीय लोग वहां पर हैं उनके कांटेक्ट में हैं वो लोग, और जो भारतीय लोग वहां पर मौजूद हैं खाड़ी में, उनकी सुरक्षा काफी इस वक्त सबसे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के अंदर भी, साथ ही साथ ईरान जिस तरह से रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है खाड़ी के अन्य देशों पे, हालांकि अभी पिछले 2-3 घंटे से ऐसे किसी बड़े अटैक की खबर नहीं है, लेकिन कल हमने देखा था कि काफी खाड़ी के देशों में ईरान ने अटैक किया था। तो भारतीयों की सुरक्षा भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया में किसी तरह का संकट होता है तो कहीं ना कहीं भारत का जो पेट्रोलियम मार्केट है, भारत का LNG सेक्टर है, उसको प्रभावित करता है। तो ये काफी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। और तीसरा ये है कि भारत, चूंकि पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, उसके अलावा जो खाड़ी के अन्य देश हैं, सऊदी अरब की हम बात करें, कतर की बात करें, UAE की बात करें, भारत के काफी अच्छे संबंध हैं। इन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के निजी संबंध हैं। तो ऐसे में भारत चाहेगा कि जो इलाका है, इलाके में शांति बनी रहे, और यही कारण है कि भारत की ओर से, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कल एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के काफी चिंतित है। जो भी मामले हैं उसको डिप्लोमेसी से, बातचीत से हल किया जाए। तो भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया चंद्रशेखर, डिप्लोमेसी, यानी कि डॉक्टर राजन, किस तरह की मध्यस्थता की उम्मीद और किन देशों से की जा सकती है ताकि जिस तरह से ये हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि जो हमारा डायस्पोरा है कितना इंपॉर्टेंट है। आंचल में बताऊं कि लगभग 9 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 90 लाख से भी के आसपास या उससे ज्यादा बताया जाता है, जो कि वो जो संख्या है वो इजराइल का जो पॉपुलेशन है उससे थोड़ा सा ही कम है। इजराइल का पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होगा तो हमारा पॉपुलेशन, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी बड़ी इंडियन डायस्पोरा पूरे इन क्षेत्रों में है। और अगर यह युद्ध फैलता है तो सबसे पहले तो हमें उनको रिपैट्रिएट करना पड़ेगा, फिर से वापस लाना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात जो कि जो चंद्रशेखर जी ने बताया कि तेल का दाम, तो मैं बताऊं एक खबर हम बता दें अपने दर्शकों को कि जो IRNA न्यूज एजेंसी है उसने साफ तौर पर कहा है, और इस पर ज्यादा रोशनी डॉक्टर राजन आप डाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि until the introduction of the leader, a council consisting of the president, the head of the judiciary and one of the jurists of the Guardian Council selected by the Expediency Discriminant Council shall temporarily assume all the duties of the leader। तो यानी कि जिस गार्डियन काउंसिल की हम बात कर रहे थे, शायद इसी तरफ इशारा है, अगर हम इसे समझ पाएं डॉक्टर राजन।
जी बिल्कुल, ये उनकी संवैधानिक प्रक्रिया जिसको कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चंद्रशेखर जी ने बताया था कि उसमें प्रधानमंत्री हैं, उसका जुडिशरी है और गार्डियन काउंसिल के मेंबर जो हैं, तो ये अभी काउंसिल को वहाँ पे वो उनका नेतृत्व वहाँ पे करेंगे क्योंकि खामनेई वहाँ पे नहीं है। और चूंकि खामनेई इस चीज को समझ रहे थे कि अटैक होने वाला है और समस्या हो सकती है कि उनकी मौत भी हो सकती है या फिर उनको किसी हाइडिंग में जाना पड़ सकता है, तो उसको देखते हुए उन्होंने इस काउंसिल की बात तो की ही थी, लेकिन अली लैरिजानी जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, तो उनको भी एक तरह से डिफैक्टो रूलर या डिफैक्टो एक तरह से माने कि उनको हेड ऑफ द स्टेट सुप्रीम लीडर के रूप में ही समझ लें, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी स्थिति क्या है लैरिजानी की, अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पे जो ऑल्टरनेटिव जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो वहां पे तैयार है ईरान को अभी की सत्ता को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि काउंसिल और जो लैरिजानी है ये मिलकर, और पेजेस्कियन भी, ये जो प्रधानमंत्री है, ये सारे लोग मिलके वहां पे अभी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब ईरान को सोचना है कि ईरान नेगोशिएशन के रास्ते पे जाता है, यानी कि एक तरह से सरेंडर करे और उसके बाद अमेरिका से नेगोशिएट करे, या फिर वहां पे अभी लड़ाई जारी रहेगी। मुझे लगता है कि सरेंडर का ऑप्शन अभी नहीं चूज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सरेंडर का मतलब है कि अमेरिका उनको एक तरह से अरेस्ट करेगा और उसके बाद उनके साथ जो भी कार्रवाई करनी हो करेगी। बिल्कुल, इसीलिए लगातार ईरान कह भी रहा है कि सबसे बड़ा बदला लेने की वो तैयारी कर रहा है, जहां पर IRGC जो है कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया उसमें जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, खामनेई, उनकी मौत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चंद्रशेखर आपका भी और डॉक्टर राजन आपका भी। और चंद्रशेखर, आप तो लगातार सुबह से हमें लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार पूरे बुलेटिन में आपसे इस बड़ी खबर पर हम जानकारी लेते रहेंगे। तो वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DT न्यूज। सिप सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से KYC पेपर्स, हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुडुचेरी और मदुरई में विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम पहले पुडुचेरी पहुंचेंगे और 2700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास, जलापूर्ति, शहरी विकास, ग्राम सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं। पीएम 750 एकड़ में फैले करासूर सेदरापेट औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम वहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी दौरा जहां
औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास को मजबूती प्रदान करेगा, वहीं दूसरी तरफ विकसित पुडुचेरी, विकसित भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम होगा। पीएम तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आवागमन में सुधार लाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। तमिलनाडु में प्रसारण सेवा को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुंभकोणम, येरकॉड और वेल्लूर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। बहुत खुशी की बात है, मोदी जी आने के लिए हमारा जनता को बहुत खुशी में है। बहुत खुशी है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा गांव आके देख रहे हैं, हम लोग का कल्चर को तमिल जाके देश में हर जगह पे जाके हमारा तमिल के भाषा में भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मदुरै में तिरुप्पारन कुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगे। पीएम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। हाईवे, रेलवे, ब्रॉडकास्टिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में इन 3 क्षेत्रों में एक तरफ जहां तेजी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ डीएमके खेमे में बेचैनी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मदुरई। और पुडुचेरी से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री का ये दौरा विकास की परियोजनाओं के लिहाज से कितना खास है और लोगों में कितना उत्साह है कि प्रधानमंत्री उनके बीच आएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे? जी हाँ, चल बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पे है और दक्षिण भारत के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री सबसे पहले पुडुचेरी आएंगे, जहाँ पर कि 2700 करोड़ से अधिक जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जो कि आज पुडुचेरी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया आंचल कि यहाँ पर जो है क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि जब राज्य विकसित होंगी तभी देश विकसित होगा, तो निश्चित तौर से विकसित पौंडीचेरी, विकसित भारत की ओर जो है ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और हम पिछले 2-3 दिनों से पुडुचेरी में है, तो प्रधानमंत्री के दौरे के लेकर के हमारी टीम यहाँ पर है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। खासकर अगर बात की जाए नौजवानों की, यहाँ पर छात्रों की, महिलाओं की, तो निश्चित तौर से उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और मिले भी क्यों ना आंचल, क्योंकि पुडुचेरी में 27 करोड़ से अधिक राशि का जो है प्रधानमंत्री आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि इस क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होंगे। उसमें जो है यहाँ पर प्रदूषण रहित जो ई बस हैं वो बसें रहेंगे, वो सिर्फ प्रदूषण से ही रहित नहीं बल्कि किफ़ायती भी है। साथ ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आवास की यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो जिप्पर मेडिकल कॉलेज है उसमें कैंसर का जो है वहाँ पर कैंसर का एक अत्याधुनिक जो वार्ड है वो बनाया जाएगा। बोन मेरू वार्ड वहाँ पर एक अत्याधुनिक बनाया जाएगा। उसके अलावा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र 750 हेक्टेयर में फैला हुआ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका यहाँ पर प्रधानमंत्री शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर से पुडुचेरी के तमाम लोगों में जबरदस्त उत्साह है, खुशी है। और साथ ही जो है अगर और दूसरी बात की जाए तो ये विकसित पौंडीचेरी और विकसित भारत का के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। आंचल। और बिल्कुल मदुरई से निशांत राय भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। निशांत, साफ तौर पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिहाज से और जब हम आवागमन को सुधारात्मक तौर पर सुगम बनाने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है तमिलनाडु के मदुरई में ये बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देना होगा और उसी कड़ी में आज महत्वपूर्ण जो है वो घोषणाएं, शिलान्यास होना, उद्घाटन होना है। जो रोड है नेशनल NHAI 2 सड़कों को 2 लेन से 4 लेन का बनाने जा रही है। 8 नए अमृत भारत जो है तमिलनाडु के जनता को समर्पित अमृत भारत स्टेशन जनता को समर्पित होने जा रहे हैं। 4 रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो जनता को समर्पित होने जा रहा है। तो एक कहा जा सकता है कि लगभग 4400 करोड़ की जो योजनाएं हैं इनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई में करेंगे और ये तोहफा जो है पूरे तमिलनाडु को प्रधानमंत्री की ओर से दिया जाएगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम चीजें बेहद अहम मानी जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका और साथ साथ उर्मिलेश भट्ट आपका इन तमाम जानकारियों को, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े हुए इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आप दोनों का ही। और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स भी हम इस मंच से साझा करते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं
इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, जो कि एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई। एआई की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में आयोजित ग्लोबल एआई समिट में देश विदेश के सैकड़ों स्टार्टअप्स, निवेशक और टेक विशेषज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मंच पर भारत में बढ़ते यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और एजेंटिक एआई के भविष्य को लेकर खास चर्चा देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। एआई इम्पैक्ट समिट में 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 30 से अधिक देशों की भागीदारी ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया। भारत में स्टार्टअप्स की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हेल्थ, फिनटेक, शिक्षा, कृषि और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान तैयार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों के दम पर कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न यानी अरबों डॉलर की कंपनियों में बदल रहे हैं। समिट में खास आकर्षण रहा एजेंटिक एआई। ये एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जो सिर्फ आदेश नहीं मानती बल्कि खुद निर्णय लेकर काम को अंजाम देती है। कस्टमर सपोर्ट, मेडिकल डायग्नोसिस, डेटा एनालिसिस और सरकारी सेवाओं में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। The clear advantage that we got by participating in the program was to understand macro level language models, macro level voice models, which we could use it in our daily operations. We have our own models for quality assessment of agriculture crops pre-harvest and post-harvest. विदेशी निवेशकों और ग्लोबल कंपनियों की मौजूदगी ने भारतीय स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का मौका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा आबादी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की संस्कृति भारत को एआई स्टार्टअप्स का अगला वैश्विक केंद्र बना सकती है। यूनिकॉर्न्स की बढ़ती संख्या इस बदलते भारत की नई पहचान बन रही है। भारत में स्टार्टअप्स को हर स्तर पर समर्थन दिया जा रहा है। आने वाले समय में एआई आधारित कंपनियां दुनिया में भारत का नेतृत्व करेंगी। International participants, international startups who could there and what their execution styles are, how their management of the team, and how do they sustain for a longer duration of time by building AI products and also holding the market interest in the evolving AI landscape. स्टार्टअप्स की ये उड़ान, यूनिकॉर्न्स की ये बढ़ती ताकत और एजेंटिक एआई की नई सोच ये संकेत हैं कि भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में भविष्य गढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु से ज्योति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। टी20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले में आज भारतीय क्रिकेट टीम का सामना वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से होना है। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए पूरी तरह करो या मरो का है, क्योंकि जीत दर्ज करने वाली टीम की ही जगह सेमीफाइनल में पक्की हो पाएगी। हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर यहीं समाप्त होगा। अब तक टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी रहा है। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2009 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 10 मैच वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किए हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा। टी20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में से 3 में वेस्ट इंडीज को जीत मिली है। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, शुरू में कुछ सतर्क होकर खेलना और बाद में बेखौफ अंदाज में आक्रमण करना। अपनी इस रणनीति के कारण उसे लगातार 5 मैच में जीत मिली, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उसकी जीत का सिलसिला रोक दिया। टी20 विश्व कप में अब तक भारत वेस्ट इंडीज दोनों टीमें कुल 4 मैचों में आपस में भिड़ी हैं,
जिसमें से 3 में वेस्टइंडीज टीम जीती है और सिर्फ एक मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। आखिरी बार T20 विश्व कप 2016 में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट से जीता था। भारतीय टीम को एकमात्र जीत 2014 के विश्व कप में 7 विकेट से मिली थी। भारतीय बल्लेबाज अब पुराने रंग में दिख रहे हैं, लेकिन गेंदबाज अब भी प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसी परिस्थितियों में वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को होने वाले T20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल जैसे सुपर 8 के मैच में उसे इस विभाग में अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सूर्य कुमार ने पिछले 10 मैचों में 423 रन बनाए हैं। ईशान पिछले 9 मैचों में 421 रन बनाने में सफल रहे हैं। वेस्टइंडीज से हेटमायर ने पिछले 10 मैचों में 50.63 की औसत और 181.61 की स्ट्राइक रेट से 405 रन बनाने में सफलता पाई है। अर्शदीप पिछले 8 मैचों में 15 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वहीं वरुण ने पिछले 8 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजरें रहेंगी। वेस्टइंडीज की दक्षिण अफ्रीका से हार और भारत की जिम्बाब्वे पर जीत ने ग्रुप 1 से सुपर 8 के इस मैच को दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा बना दिया है। इसलिए अब दोनों टीमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और ऐसे में ईडन गार्डन्स में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच के विजेता को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को करो या मरो के मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। सुपर 8 का ये आखिरी मुकाबला है। ऐसे में भारतीय टीम हर उस गलती पर काम कर रही है ताकि वो वेस्टइंडीज को पटकनी दे करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सके। ईडन गार्डन पे ये मुकाबला खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस खास रणनीति के साथ इस मुकाबले में उतरती है। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, ईडन गार्डन, कोलकाता। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।